मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपके लिए एक क्लिप लेकर आया हूं द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप का। यहाँ पे नेशनलिज्म इन यूरोप का 3 पॉइंट कवर करना है। रिवोल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। ये तीनों समझने से पहले एक बार रिपीट कर देते थे कि कौन कौन सा पॉइंट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने पीछे पढ़ा सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो का जो प्रिंट सीरीज था जिसमें यूटोपियन विजन का एक्सप्लेन हुआ था वो। फिर फ्रांस का रिवोल्यूशनरीज ने कौन कौन सा स्टेप उठाया ताकि नेशनलिज्म क्रिएट हो सके फ्रेंच में। तीसरा नेपोलियन का सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड। चौथा नेपोलियनिक वार जिसमें बैटल ऑफ लिपजिग, बैटल ऑफ वाटरलू जैसे केस मिले। फिर कंजर्वेटिज्म हमने पढ़ा, कंजर्वेटिज्म क्या है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से नए ग्रुप 1815 तक आए। फिर ट्रीटी ऑफ वियना, एक ऐसे बैटल ऑफ वाटरलू में 4 कंट्री ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन, इन लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया और ट्रीटी ऑफ वियना किया जिसका लीड कर रहा था मेटरनिख। उसमें फ्रांस को सीज कर दी गई। ये सारे टॉपिक पीछे कवर हुए हैं। अब उसके बाद यानी 1815 के बाद ये 3 टॉपिक है जो फ्रांस का लास्ट 3 टॉपिक है। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है रिवोल्यूशनरीज। तो चलिए रिवोल्यूशनरीज क्या है वो देखते हैं। जैसे ही 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना पास हुआ तो जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों की बातों को दबाया जाने लगा। तो वो लोग सबके सब अंडरग्राउंड हो गए। अब उसमें से इन लोगों ने अंडरग्राउंड होकर के काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे वैसे लोगों को जो वर्क कर रहे थे अंडरग्राउंड होकर वो रिवोल्यूशनरीज कहलाए। तो इसका मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशनरीज मतलब होता था ए कमिटमेंट टू अपोज नेशनलिस्ट मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन established after Treaty of Vienna and to fight for liberty and freedom। एक तरह का कमिटमेंट यानी वादा जो मोनार्कियल फॉर्म्स जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बना था विरोध करना एंड साथ ही साथ लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। इस तरह के सोच वालों को कहा जाता था रिवोल्यूशनरीज और इनको सपोर्ट करता था सीक्रेट सोसाइटी। ये एक ग्रुप होता था मतलब पार्टी की तरह और ये क्या करता था रिवोल्यूशनरीज को ट्रेंड करता था और उनके विचारों को लोगों के बीच में फैलाने का काम करता था। तो 1815 तक बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज और बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज थे, लेकिन यूरोप में सबसे फेमस नाम था 1815 में जिसेप मैज़नी का। तो जिसेप मैज़नी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम उसे बताने जा रहे हैं। यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है जगह स्पेस कम होने के कारण, तो आप ध्यान दीजिए। जिसेप मैज़नी का जन्म जेनेवा में 1807 में हुआ, 1807 में हुआ और वो जब यंग हुआ तो वो एक सीक्रेट सोसाइटी था कार्बोनरी, उसका मेंबर बन गया एंड 24 साल की उम्र में 24 ईयर की उम्र में उसे एक्साइल दिया गया यानी देश से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि लिगुआरिया में एक छोटा सा रिवॉल्यूशन हुआ था और उस रिवॉल्यूशन में ये मैज़नी भाग लिया था। उसी क्राइम के वजह से इसे जेनेवा से निकाल दी गई थी। ये बाहर निकलने के बाद भी ये अंडरग्राउंड रह करके अपने आइडियाज को फैला रहा था और जिसेप मैज़नी ने भी 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जो काफी फेमस रहा। पहला था यंग इटली जो मर्सेलिस में बना, दूसरा था यंग यूरोप जो बर्न में बना। अब ये जो दोनों सीक्रेट सोसाइटी थे इसके यूथ लोग मेंबर हुआ करते थे। कौन कौन से देश के मेंबर होते थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट, इन सारे स्टेट्स का जो यूथ होता था वो इन सोसाइटीज का मेंबर होता था और मैज़नी को सपोर्ट करता था एंड मोनार्कियल फॉर्म का विरोध करता था। अब ये जो उस समय ये जो मैज़नी था इसकी जो आइडिया थी, ये आइडिया इसी बेसिस पे बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी दूसरे कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी बनने लगे। एंड उस समय जो मेटरनिख था इसके बारे में कुछ रिमार्क किया। रिमार्क सुनिएगा ध्यान से।
मेटरनी डिस्क्राइब्ड हिम यानी मेजनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी। मेटरनिख ने मेजनी को अपने समाज का यानी जो मेटरनिख का समाज था उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो ये था पहला पॉइंट रिवोल्यूशनरी। चलते हैं सेकेंड पॉइंट रिवोल्यूशन ऑफ 1830। ये रिवोल्यूशन ऑफ 1830 जो है इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ जिसे रिवोल्यूशन का नाम दिया गया। क्या चेंजिंग हुआ वो देखिए। 1830 के रिवोल्यूशन को जुलाई रिवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इस रिवोल्यूशन में जुलाई में जो पुरानी व्यवस्था बनी थी 1815 में, जो लुई 16 फ्रांस का राजा बना था बॉर्बन डायनेस्टी को, उसको हटा करके उसके जगह पे लुइस फिलिप ऑर्लियंस डायनेस्टी के राजा को 1830 में फ्रांस का न्यू डायनेस्टी का न्यू किंग बना। तो इस छोटे से बदलाव को जुलाई रिवॉल्यूशन या 1830 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो जब ये रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस के अंदर बदलाव हुई तो इसका असर, इस रिवॉल्यूशन का असर सबसे ज्यादा ग्रीक पे पड़ा और ये एक इंडिपेंडेंस नेशन बना जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ग्रीक पे इसका असर पड़ा और बाकी कंट्री पे भी पड़ा। तो इसी चीज को देखते हुए मेटरनिख ने यहाँ भी एक बहुत बड़ा रिमार्क किया फ्रांस के इस रिवॉल्यूशन को लेकर के। क्या रिमार्क किया, ध्यान से सुनिए। मेटरनिख रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी सारे यूरोप को बुखार लग जाता है। उसका कहने का मतलब था कि जब फ्रांस में छोटा मोटा भी रिवॉल्यूशन होता है तो उसका देखा देखी यूरोप के बाकी राज्य भी क्या होते हैं, रिवॉल्यूशन के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसीलिए वो ऐसा रिमार्क किया। तो ये था 1830 का एक छोटा सा इवेंट, जुलाई रिवॉल्यूशन। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। द अदर नेम ऑफ दिस टॉपिक इज फरवरी रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन क्या था, ये फ्रांस का सबसे इंपॉर्टेंट था और लास्ट रिवॉल्यूशन है। ये रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था पहले आप ये जान लीजिए। 1848 में ये जो लुइस फिलिप राजा बना 1830 में, ये व्यक्ति 1848 में भाग गया। क्यों भाग गया इसका कारण सुनिए। पूरा का पूरा जो पेरिस था फ्रांस में, कैपिटल सिटी, वहां पे जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो सारे के सारे रोड पे उतर आए। पूरा का पूरा लोग राजा के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लुइस फिलिप लुइस 16 के हाल को जानता था, वो बिना सोचे समझे गद्दी को छोड़ दिया। अब जब गद्दी छोड़ दिया तो गद्दी का कोई संभालने वाला था नहीं। तो जो नेशनल असेंबली वहां बनी थी, उस नेशनल असेंबली में लुइस फिलिप के जगह पे एक नेपोलियन थर्ड को नया राजा बनाया और फ्रांस के लिए रिपब्लिक सिस्टम को फिर से इंट्रोड्यूस किया, जो 1789 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस रिपब्लिक के इंट्रोड्यूस होने के बाद फ्रांस के लोगों को कुछ फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ जरा वो ध्यान से सुनिएंगे। सबसे पहला एडवांटेज, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, ये तो सुन ही रहे। दूसरा है ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेंस अबव 21। इसका पहला फायदा हुआ कि जितने व्यक्ति जिनका उम्र 21 से ऊपर है उन्हें वोट देने का अधिकार है, कोई कंडीशन नहीं। जो 21 से ऊपर है, मेल है, वोट दे सकता है। दूसरा एडवांटेज ग्रांटेड राइट टू बर्थ। हम पहला इसका एडवांटेज क्या देखे, सबको वोट देने का अधिकार 21 से ऊपर। दूसरा है ग्रांटेड द राइट टू वर्क, यानी सबको काम देने का घोषणा अधिकार। एंड तीसरा था वर्कशॉप। पूरे स्टेट कंट्री के अंदर जगह जगह पे वर्कशॉप सेटअप की गई ताकि लोगों को काम मिल सके। तो ये जो बदलाव हुआ 1848 में, इसी को कहा गया फरवरी रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। तो अब सवाल ये है कि ये जब रिवॉल्यूशन हुआ तो इस रिवॉल्यूशन का कारण क्या था। जब यहाँ पे लुइस थर्ड फिलिप आया 1830 में, तो 1848 में फिर इसे भगाई क्यों गई, लोगों ने इसको सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो कुछ ऐसे चीजें हुई होंगी जिससे ये बदलाव हुआ। काउज भी सुन लीजिए क्योंकि फिर ये अधूरा रह जाएगा। सबसे पहला कारण था इस फरवरी रिवॉल्यूशन का इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। बहुत तेजी से इस समय पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन जब बढ़ी तो हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट आया। दूसरा कारण अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तीसरा कारण था माइग्रेशन फ्रॉम रूरल वर्कर टू अर्बन रीजन। ज्यादा से ज्यादा लोग गांव से छोड़कर शहर जाने लगे, जिसके वजह से शहर में आबादी बहुत बढ़ी और बेरोजगारी आई। चौथा कारण था कंपटीशंस ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स विथ मशीन मेड गुड्स। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनको मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन करना पड़ता था।
पांचवा था फ्यूडल ड्यूज ऑन पेजेंट्स, जो किसान थे उनके ऊपर जामंत का कर्ज होना। चौथा था फूड प्राइसेस का दाम बढ़ जाना, राइज ऑफ फूड प्राइसेस, दाम इतना बढ़ जाना कि गरीब लोग के बस से बाहर हो जाए। ये सब कारण बना जो फरवरी रिवॉल्यूशन का रूप लेके सामने आया। ये है आज के टॉपिक का क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए। क्लियर? एक क्वेश्चंस और है। ओके, तो आज फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो 1848 तक का इवेंट था वो इस वीडियो लेक्चर के साथ समाप्त होता है। आगे अब नए टॉपिक को उठाई जाएगी इस चैप्टर का। धन्यवाद।